अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप सभी? बिहार की यात्रा पर चलें, लिट्टी चोखा खाने हैं? चलिए घुमा के लाते हैं आपको। आइए यात्रा पर चलते हैं। यात्रीगण कृपया अपनी पेटियां कस के बांध लें, क्योंकि अब हमारी ये ट्रेन सीधा बिहार चल के रुकेगी। हाँ, गरीब नवाज एक्सप्रेस से चलते हैं। चलिए। हाँ भाई, देखो बच्चा पार्टी, मंडे से नया बैच आ रहा है। फिर बता रहा हूँ, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स का बैच आ रहा है पेड कोर्स में, और प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए करंट अफेयर लेके आ रहा हूँ। फीस जो है वो अंकित ट्रेन लगाने से 10% घट जाती है, और सभी कार्डों से पेमेंट हो जाता है। अगर क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो ईएमआई भी बन जाता है। ये तो सबसे मुद्दे की बात है, ये समझ लो। अंकित ट्रेन जहां चाहो लगाओ, बढ़िया से सब्सक्रिप्शन में 10% डिस्काउंट पाओ। ठीक है, चलो आ जाओ। बिहार की यात्रा पर थे भैया, बहुत तेजी से बहुत बिहार की यात्रा पर निकले थे हम। कहां कहां से घुमाए थे ये सब देख लिए थे। ये सारी डिस्ट्रिक्ट फिस्ट्रिक्ट सब याद हो गई थी हमारे। आएंगे लौट करके वापस इन सब पे भी जब समय आएगा इसके रिवीजन का। लेकिन फिलहाल के लिए तो हम जो चलते जा रहे हैं वो आपके सामने, जो कल हम पहुंच चुके थे उससे आगे की यात्रा के बारे में चर्चा करते हैं। हम बता रहे हैं आपको मेरे प्यारे साथियों कि फिजियोग्राफिकली हम लोग बिहार को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं साथियों। तो भाई साहब, बात ऐसी है कि बिहार को बांटते समय जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है, इसे 3 भागों में बांटा गया है। शिवालिक रेंज में, नंबर 1। दूसरा, बिहार के जो प्लेन्स हैं गंगा जी वाले उनमें। और तीसरा है मेरे प्यारे साथियों, हाँ जी, सदर्न प्लेट्यू रीजन में। हाँ भाई, एक विद्यार्थी ने निवेदन भरा, रिक्वेस्ट भेजा है, मॉर्निंग वाली क्लास का कुछ करो, 5 AM ही कर दीजिए। आरोही, काश मैं इतना इंटेलिजेंट होता कि मैं सवाल देखता और सवाल देख के धाड़ धाड़ आंसर बोल देता। बेटा मुझे पढ़ना पड़ता है, मतलब जैसे आपको पढ़ना में मजा आता है, ऐसे मुझे पहले खुद पढ़ना पड़ता है, तब मैं पढ़ा पाता हूँ बेटा। मैं इस बात में बिल्कुल भी शर्मिंदगी फील भी नहीं करता हूँ, है ना। अरे भैया, बटिंदा मालवा लिख रहे हैं, सर आई हैव क्लियर्ड पीपीएससी पंजाब सिविल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जनरल कैटेगरी जस्ट बिकॉज ऑफ यू। अरे नहीं भैया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें ये क्रेडिट दे रहे हैं। मेहनत आप ही की है, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको मेंस एग्जाम के लिए। आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, खुशी है हमें इस बात की, और पढ़ते रहिए। यूपीएससी भी क्वालिफाई होगा एक दिन आपका, और बहुत अच्छे से, क्योंकि हमने अब जो जीके का लेवल सेट कर दिया है वो सब एग्जामों को हिला के मानेगा, है ना। चलिए, तो आइए मेरे प्यारे साथियों, हमने कहा आपसे कि फिजियोग्राफिकली यानी कि ज्योग्राफी के हिसाब से फिजिकल फीचर्स को मिला दिया जाए, तो इसे 3 भागों में बांटा गया, शिवालिक रेंज, बिहार प्लेन और सदर्न प्लेट्यू रीजन। अच्छा, अगर हम इन तीनों चीजों को देखें कि ये कहां पाई जाएंगी, क्या होंगी, इन सब के बारे में चलिए एक एक करके चर्चा करते हैं। शिवालिक रेंज के अंदर 3 हिस्से बांट रखे हैं, रामनगर दून, यहां पर है सोमेश्वर रेंज, और तीसरी है हरहा वैली। अब आप पूछेंगे सर ये शिवालिक कहां से आ गया? अच्छा, याद है आप लोगों को मेरे प्यारे साथियों? यदि याद हो तो हमने हिमालय को इस प्रकार से 3 भागों में बांटा हुआ है ना। कौन से भाग थे? मुख्य हिमालय, मध्य हिमालय, और तीसरा जो श्रेणी था वो था शिवालिक। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और उसके पीछे की तरफ ट्रांस हिमालय, वंस अपॉन ए टाइम मैंने सब पढ़ा है। तो ये मुख्य हिमालय, मध्य हिमालय के तो इवन हमने मतलब नाम भी याद किए हुए हैं, है ना। हाँ, ट्रांस का तो सबको याद हो ही रखा है, जा लदकर, ठीक है ना। हाँ जी, तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों, जो मध्य हिमालय है उसका तो हमने पीर पंजाल है, कहीं कहीं पर नाग टीबा है, कहीं पे धौलाधर है, हमने ये नाम याद कर रखे हैं। और हिमालय का सबसे साउथ मोस्ट जो हिस्सा है वो शिवालिक है ना बेटा। हम महाभारत, ब्लैक माउंटेन्स, है ना। सिक्किम वाला बताना क्या कहलाता है? डोकिया, संदीप, शाबाश बेटा। तो यहाँ पे ये जो चीज हमने देखी, ये वाला जो क्षेत्र है ये शिवालिक है। तो देखो, अब कॉमन सेंस की बात लगाना, अगर हम इस चीज को आपके सामने मैप के माध्यम से दिखाने का, हालांकि मैप पता नहीं हमारी टीम ने कितना दूर लगाया है, अगर हम ये कहें तो भाई इंडिया के मैप पे चलते हैं, रुकिए एक मिनट। अगर हम इंडिया का मैप लेके चलें साथियों, तो देखो ये अपन ने पहचान लिया हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल, ये पूरा पूरा नेपाल। यहां पर ये वाला क्षेत्र आ गया सिक्किम, ये आ गया भूटान। तो कॉमन सेंस लगाओ यार, ये गया मुख्य हिमालय, है ना। यहां से मतलब ऊपर से लेते हुए आ जाओ आप। यहां के बाद में ये वाला क्षेत्र आ गया मध्य हिमालय। तो ये वाली जो तीसरी श्रेणी है ना, ये वाली जो तीसरी श्रेणी है, ये ऑब्वियस है कि ये कहां से निकल रही है, आप लोगों के शिवालिक श्रेणी बिल्कुल बिहार से टच होकर के निकल रही है। तो इसमें कोई अलग चीज नहीं है कि शिवालिक बिहार से टच हो रहा है तो कोई पाप हो गया है, नहीं भाई, कोई पाप नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमने ये चीज पढ़ ली। इसके बाद बिहार के प्लेन की बात करते हैं। प्लेन में नॉर्थ बिहार प्लेन, यानी बिहार में ऊपर की तरफ वाले प्लेन, यानी एक प्रकार से दिशाओं की अगर बात करें तो ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट, ठीक है। और दूसरा साउथ बिहार प्लेन, नॉर्थ और साउथ, ठीक है।
और तीसरा जो क्षेत्र है वो है सदर्न प्लेट्यू रीजन। अब देखो कॉमन सेंस लगाओगे तो सारी चीजें इस डायग्राम से भी पा जाओगे। कैसे? इधर देखो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये पूरा बिहार है, पूरा बिहार ऐसा लग रहा है जैसे कोई ना, मतलब वो अगर पिक्चर को आप विजुअलाइज करो तो ऐसा नहीं लग रहा है कि पानी के अंदर जहाज चल के जा रहा हो, बढ़िया सा एक स्टीमर सा चला जा रहा है, आगे की तरफ मुंह है इसका, है ना, और यहाँ पे हमेशा जैसे होता है पीछे की तरफ एक छोटी सी बनी होती है, और पानी में ये इतना क्षेत्र डूब करके चल रहा है, बिल्कुल वैसी सी फीलिंग आ रही है ना। तो अब क्या हो रहा है मेरे प्यारे साथियों, ये इस तरफ जा रहा है बस आगे की तरफ। तो इधर देखो, ऊपर की तरफ वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये समझ के चलो कि यहां पर तो हो गया पूरा शिवालिक वाला क्षेत्र, और भी ऊपर की तरफ ले लो, बीच में से गंगा मैया बहती हुई जा रही है, ठीक है। तो उसके हिसाब से समझ लो कि आधा हिस्सा नॉर्थ बिहार, आधा हिस्सा साउथ बिहार, और जो नीचे वाला जो क्षेत्र है ये तो डक्कन प्लेट्यू है ही नीचे की तरफ, तो ये डेक्कन प्लेट्यू क्षेत्र, यानी कि एकदम दिमाग के अंदर आप बिठाओगे चीजें तो कुछ ऐसी पिक्चर तो हम लोग कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हैं जो ये कहना चाह रहा है। आइए अब देखते हैं किस किस के बारे में चर्चा हो रही है। शिवालिक रेंज इज लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ वेस्ट चंपारण। हाँ भाई, मैं ये कह रहा हूं जनाब, एक बार के लिए इसे देखें आप। अगर मैंने बिहार को ऐसे बांटा, कुछ याद है कल हमने कुछ जिले पढ़े थे जो नेपाल से बॉर्डर बनाते थे, ऐसे ही यहां पर हमने यूपी पढ़ा था, कुछ याद है कितने जिले बॉर्डर बना रहे थे बेटा? 7 बना रहे थे। और हमने कहा था कि ये बड़े स्मार्ट हैं यार ये लोग, इधर की तरफ वेस्ट है, इधर की तरफ ईस्ट है ना, वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण, कुछ याद आ रहा है? अच्छा, तो ये वेस्ट और ये ईस्ट चंपारण, अब मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर लाइन पढ़ के देखो क्या लिखी गई है, नॉर्थ वेस्ट, तो बेटा ऊपर नॉर्थ होता है दिशाओं के हिसाब से, इधर वेस्ट, तो यानी कि ये लगभग यहां की बात कर रहा है। तो यार एकदम सही है, और बात क्या करनी चाहिए, यही तो कह रहा है ये। शिवालिक रेंज बिहार के अंदर कही जा रही हैं, ये वेस्ट चंपारण में पाई जा रही हैं। अभी आ रहा हूं सब जगह। इट स्प्रेड्स ओवर 32 किलोमीटर इन लेंथ एंड 6 to 8 किलोमीटर इन विड्थ, यानी कि यूं लंबाई और यूं चौड़ाई। ऑब्वियस सी बात है, हिमालय तो वैसे ही काफी सारी घाटियों में निकल रहे हैं, ठीक है सर। अब इसको लोकल वेरिएशंस के आधार पर आगे भी बांटा गया है। कहां कहां बांटा गया है देखिए साथियों, इसके अंदर बताया गया है सबसे पहले सोमेश्वर रेंज, देखिए आपके सामने ये लिखा हुआ सोमेश्वर रेंज, अभी आ जाएगी सारी बातें। दूसरा है रामनगर दून्स, रामनगर दून्स ये लिख रहा, रामनगर दून्स। तीसरा आ गया मेरे प्यारे साथियों हरहा वैली, हरहा वैली, ठीक है ना, ये रहा हरहा वैली। तो ये 1 2 3 करके दिया हुआ है। सबसे पहले आ गया सोमेश्वर रेंज, तो देखते हैं सोमेश्वर के बारे में क्या फैक्ट है जो हमें पता चलने चाहिए। देखिए साथियों, लिखा गया है कि यह जो है इंडिया और नेपाल बॉर्डर पर स्थित है, ठीक है, हमें कुछ याद नहीं करना, लेकिन कॉमन सेंस से हम लोग ये डेवलप कर चुके हैं कि ये वेस्ट चंपारण वाले हिस्से में इधर की तरफ स्थित क्षेत्र है, नेपाल वाली साइड में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है रामनगर दून्स, इसके बारे में क्या कहा गया है, ये सदर्न साइड ऑफ सोमेश्वर हिल, मतलब यदि ये सोमेश्वर हिल है तो इसके साउथ में यानी कि इस तरफ ये स्थित है, जिसका नाम है रामनगर दून्स, ठीक है। अच्छा साथियों, तीसरी चीज चलते हैं, हरहा वैली, इसके अंदर क्या कहा गया है, ये रामनगर दून्स और सोमेश्वर रेंज के बीच में स्थित है। कॉमन सेंस लगाओ साथियों, यहां शब्द लिखा हुआ है वैली, जैसे आपको याद हो तो हमने कुल्लू वैली, काठमांडू वैली, कश्मीर वैली पढ़ी हुई है, हमने पढ़ा हुआ है 2 रेंजेस के बीच में क्षेत्र वैली कहलाता है, कांगड़ा वैली पढ़ा हुआ है। तो कॉमन सेंस है ना यार, ऊपर जो है अगर ये कह रहा है कि ये सोमेश्वर है, नीचे कह रहा है रामनगर है, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है ये हरहा वैली है। बोलो क्या आप लोग इस चीज को दिमाग में विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि ये कहां की बात हो रही है? चलो अब मैं आपको सीधा बिहार के डिस्ट्रिक्ट मैप पे ले चल रहा हूं, आ जाओ बेटा। कॉमन सेंस लगाने की आवश्यकता है, एकदम सटीक जगह पहुंच गए हो। देखो फिर से आ जाओ, मैंने आप लोगों को एक मैप के अंदर चीजें बिगाड़ के दिखाई थी, मैंने कहा था ये वाला फोटो देखो कहां है, एक मिनट, ये वाला देखो, मैंने कहा था ना जहाज का ये वाला हिस्सा पकड़ो। अब देखो एक कॉमन सेंस की बात लगाना, बिहार जो है वो असल में प्लेनर हिस्से के अंदर होता तो यूं होता। अब भैया ये वाला जो क्षेत्र है कुछ ज्यादा ही ऊपर चला गया, कौन सा, वेस्ट चंपारण वाला जो हिस्सा है ये थोड़ा और ऊपर चला गया, है ना, ऊपर चला गया, तो ये एक प्रकार से समझो नेपाल की तरफ चला गया जहां हिमालय पाया गया है। तो भाई यहीं पर वो सारी चीजें आ गई, कौन कौन सी आ गई, हाँ भाई 2 पहाड़ियां, कौन कौन सी पहाड़ी, इस तरफ ऊपर की तरफ कौन सी पहाड़ी है जल्दी बताइए, ऊपर की तरफ कौन सी पहाड़ी है जल्दी बताइए, सोमेश्वर की, है ना, तो ये तो हो गया सोमेश्वर की। अच्छा नीचे की तरफ ये कौन सी पहाड़ी है अभी बताइए मैंने, रामनगर दून्स, रामनगर, ठीक है। अच्छा और ये वाला जो क्षेत्र है ये वाला, ये इनके बीच की वैली है, हरहा वैली। अब यार ये है ना बहुत ही कॉमन सेंस से समझने वाला सवाल है, कैसे, अब आओ मैं आपको एक बार डिस्ट्रिक्ट मैप भी दिखा देता हूं, इसको समझने का प्रयास करो। देखो कॉमन सेंस लगाना यार, उत्तर प्रदेश से अगर आप नेपाल को देखें तो देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो नेपाल वाला क्षेत्र है ना, ये समझ के देखो कि नेपाल जो है वो तराई रीजन्स के लिए जाना जाता है ना। तराई रीजन्स का मतलब हुआ कि वहां पर तराई, ये वाला क्षेत्र तो तराई के अंदर काउंट हो गया। इससे ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये वाला जो है, ये यहां पर शिवालिक
और ऊपर की तरफ मध्य हिमालय और ऊपर की तरफ मुख्य हिमालय। अच्छा, लेकिन यार यदि ये शिवालिक जो है ना, अगर मैं इसको यूं बड़ा कर दूं तो भाई यार ये जो है ना केवल वेस्ट चंपारण ही है जो इसकी रेंज में आ रहा है। आप कॉमन सेंस से लगा के देखोगे ना तो आंसर आ रहा है इसमें, केवल वेस्ट चंपारण ही है। अगर नेपाल में अगर ये वाला क्षेत्र शिवालिक वाला है तो ये वेस्ट चंपारण ही है जो इसके लपेटे में आ रहा है। आ गई। बाकी तो यार नीचे चला गया ना, ये देखो बाकी इसका अधिकांश हिस्सा नेपाल से नीचे चला गया। अब अगर आप कहोगे कि सर फिर ये वाला जो क्षेत्र है, मैंने कहा भाई यही तो नेपाल का आपने ताराई भाबर ये सब क्षेत्र इसी का तो नाम दे रखा है। बोले अच्छा, तो ये शिवालिक यहां फंस गया इसलिए वेस्ट चंपारण। मैंने कहा इतनी देर से यही तो कह रहे हैं। आ गई बात समझ में, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़े, चलते हैं आगे की तरफ। फिर है साथियों, अब देखो शिवालिक रेंज हमें बहुत अच्छे से याद हो चुका है, मुझे लगता है कि अब ये सबको बहुत अच्छे से ध्यान रहने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं साथियों बिहार प्लेन्स में। बिहार प्लेन्स के अंदर दो प्लेन्स हैं, कौन कौन से बेटा? एक का नाम नॉर्थ है और एक का नाम है साउथ। एक का नाम नॉर्थ, एक का नाम साउथ। साथियों अब हम नॉर्थ प्लेन की बात कर रहे हैं तो मैंने कहा गंगा जी को देखो पहले, गंगा जी के नॉर्थ में, गंगा जी के साउथ में। भाई गंगा जी अगर यूं बह रही हैं, इनके ऊपर इनके नीचे, इधर की तरफ जो प्लेन बनाए वो नॉर्थ कहलाए, नीचे की तरफ जो बनाए वो साउथ कहलाए। अभी बात समझ में? अच्छा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, गंगा रिवर फ्लो होती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, स्टेट को दो अनइक्वल हाफ्स में बांटती है, एक का नाम नदर्न है, एक का नाम सदर्न है। द प्लेन ऑफ बिहार आर फॉर्म्ड बाय द सिल्ट कैरीड बाय गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, दे आर स्प्रेड ऑन एन एरिया ऑफ 40,000 स्क्वायर किलोमीटर। मीनिंग एकदम साफ है क्या भाई, गंगा के मैदान है ये। और गंगा के मैदान किस चीज से बने हुए हैं बेटा? गंगा के मैदान बने हुए हैं साथियों जो गंगा जी के द्वारा बहा करके लाई गई मृदा है, जिसे आप एल्यूवियल सॉइल कहते हैं, उससे बने हुए हैं। अच्छा एक बात बताओ, चलो एक कॉमन सेंस का सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो सिल्ट है ना, सिल्ट गंगा जी के द्वारा बह करके आती है, ठीक है ना? मैं आपसे केवल ये पूछना चाह रहा हूं कि जो सिल्ट बह करके आती है ये मिट्टी है असल में, है ना? ये मिट्टी एक जगह जाकर एकत्रित की जाती है, वो जगह पता है कौन सी है? फरक्का डैम। वो जगह कौन सी है? फरक्का डैम। असल में क्या है, ये गंगा जब जाती है आगे तो वेस्ट बंगाल आता है, वेस्ट बंगाल में एक जिला है जिसका नाम है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद में साथियों एक डैम बनाया गया जिसका नाम है फरक्का डैम। वो जो फरक्का डैम है, ये गंगा जी जितनी भी मिट्टी ले जा रही है ना, उस पूरी को रोक के बैठा हुआ है। भाई साहब आप वहां के लोकल्स से पूछिए, आप अपनी क्लास में जो लोग हों वो बताएं। भाई साहब ये जो अपनी क्लास के जो बच्चे हैं उस क्षेत्र से, वो बताएं कि वहां पर नदी के भीतर से मिट्टी निकालने के लिए टेंडर दिए जाते हैं। इतनी नदी मिट्टी ले आती है कि उसको निकालने के लिए टेंडर दिए जाते हैं, क्योंकि अगर वो मिट्टी नहीं निकाली गई तो मिट्टी के कारण गंगा जी का स्तर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगेगा। आप सोच के देखो, एक पानी की जगह है जो पानी यूं बहते हुए आ रहा है ना? पानी बहते हुए आ रहा है, अब यहां मिट्टी जमने लग गई, पानी तो उतना ही आ रहा है लेकिन मिट्टी जमीन में बैठने लग गई। ओ भाई साहब फिर वो पानी जो है ना वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है, ऊपर उठने लगता है, पानी बहुत ज्यादा विस्तारित हो जाता है ना? और उसके कारण बिल्कुल फ्लडेड सिचुएशन आ जाती है। पानी ऊपर आ गया, कहीं नीचे तो मिट्टी बैठ गई। आपको मालूम है अपना जो नेशनल वाटरवे 1 है, हाँ भाई कहां से कहां तक है? हल्दिया से लेकर कहां तक है? जल्दी बताइए, नेशनल वाटरवे 1 जल्दी बताइए, पढ़ा रखिए सब चीजें, थोड़ा फास्ट बताया करो। जहां से हम लोगों ने ये प्रयागराज से लेकर के किया जा रहा है हल्दिया तक, मेरे प्यारे साथियों वो जो वाटरवे है ना, उसकी भी सबसे बड़ी समस्या यही है कि जब वहां से, इवन आप सोचो हमारा जो डायमंड हार्बर पोर्ट है ना कोलकाता वाला, उसकी भी समस्या यही है कि जो पानी के जहाज हैं उनको अंदर लाना तो पड़े, लेकिन गंगा जी बहा करके हुगली के माध्यम से इतनी मिट्टी पहुंचा देती हैं कि जहाजों को टेंशन ये है कि कहीं मिट्टी में ना धंस जाएं। सबसे बड़ी टेंशन क्या है? कहीं मिट्टी में ना धंस जाएं। और हमारे नेशनल वाटरवे की भी यही समस्या है। तो ये जो मिट्टी अपने आप से किनारों पर बैठती चली गई, तो बिहार का एक किनारा नॉर्थ बिहार हो गया और एक किनारा साउथ बिहार हो गया। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं। देखो कॉमन सेंस से आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से पहचान चुके हैं क्या? नॉर्थ बिहार कंसिस्ट ऑफ प्लेन ऑफ एल्यूवियल नॉर्थ ऑफ गंगा, इसमें तो हम में से किसी को कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, इसके अलावा फॉलिंग बिटवीन द गंगा एंड इंडो नेपाल बॉर्डर, जनरली द स्लोप ऑफ नॉर्थ बिहार इज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। कॉमन सी बात है यार, नॉर्थ वेस्ट का मतलब समझ रहे हैं, मतलब ये कोई बताने की बात नहीं है। क्यों? अगर बिहार ये था, अब थोड़ा सा ऊपर का मामला यूं था, चंपारण पकड़ लिया, ऊपर नॉर्थ है, इधर की तरफ वेस्ट है, इधर ईस्ट है, इधर साउथ है, ये कोई बताने की बात है क्या कि यहां से लेके यहां तक है? यार कौन कौन बताता है यार ये सब बातें? ठीक है, और ये साहब मतलब क्लियर हो गया, तो इसमें कोई बात है ही नहीं। चलिए तो इसके बारे में 2-4 फैक्ट हैं वो देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। लोकेशन बता दिया गंगा जी के नॉर्थ में, स्प्रेड ओवर द होल ऑफ त्रिब्यूट, तिरहट, सारण, दरभंगा, कोसी डिवीजन, ये 4 डिवीजन जो हैं ये ऊपर की तरफ चले गए। कुल कितने डिवीजन थे बिहार में बेटा? कुल कितने डिवीजन थे बिहार में? 9 डिवीजन थे, कुल याद कराए थे ना?
हाँ भाई, भारती यादव लिख रही हैं, हम मधुबनी से हैं और कब से इंतजार कर रहे थे कि आप बिहार के बारे में पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। अरे भैया, हम पूरा भारत पढ़ाएंगे। आप सबका इतना प्यार जो हमें मिलता है, मजा ही आ जाता है साहब, बता नहीं सकते। ठीक है। हाँ जी। घाघरा, गंडक, दोआब इन वेस्ट। अब देखिए, हम लोगों ने मतलब गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, कुछ याद है? तो भाई साहब, घाघरा और गंडक के बीच का मेरे प्यारे साथियों जो क्षेत्र है वो दोआब रीजन। टू महानंदा वैली इन द ईस्ट। महानंदा इन द ईस्ट का मतलब ये हुआ कि और थोड़ा आगे चलेंगे तो महानंदा रिवर। यहाँ पर जो और नदियां हैं, घाघरा, गंडक, भागमती, कमला, इन सबको हम आगे चल के नदियों के माध्यम से कवर करेंगे। फिलहाल के लिए हम इतना सीख चुके हैं साथियों कि जो सदर्न बिहार है वो गंगा से नीचे की तरफ है। अगर हम एरिया के हिसाब से बात करें तो ये 42.7% एरिया कवर करता है। और अगर डेमोग्राफी की बात करें कि जनसंख्या यहाँ कितनी पाई जाती है, तो 36.5% जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है। तो मगध, पटना, मुंगेर, भागलपुर जो डिवीजन है ये साउथ की तरफ आ गए। ठीक है। तो पटना गंगा जी के साउथ में पड़ रहा है। ये चीज आप लोग अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं। तो इसमें भाई साहब कुछ भी बताने जैसा अब नहीं था, ये आपको भी पता चल गया है। अब तीसरी चीज के बाद में देखिए, हमने शिवालिक रेंज पढ़ लिया, हमने बिहार पढ़ लिया। अब चल रहे हैं सदर्न प्लेट्यू रीजन में। ठीक है ना? हाँ भाई, स्मार्ट राहुल लिख रहे हैं कि सर बिहार को पढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भैया, हमारा सौभाग्य है, मतलब इवन हम सच बता रहे हैं कि कई बार हम खुद इतने अभिभूत हो जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते, हमें लगता है कि काश ऐसा हो, हम उस क्षेत्र में हो और वहां से पढ़ा रहे हो कि आज हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की खूबसूरती उत्तर प्रदेश से लाई। ऐसा सपना है, अभी करेंगे सपने को भी पूरा। ये हैं एक एक करके छोटे छोटे सपने पूरे। हाँ भाई, तो अब हम यहाँ पर चल रहे हैं साउथ हिल रीजन ऑफ बिहार में। अच्छा, पता है हम अपना मतलब एक जो ड्रीम पाले बैठे हैं वो कभी ऐसा है कि कोई बच्चा ऐसा पढ़ाई करे, क्योंकि जब हम ज्योग्राफी खुद बहुत डीप में पढ़े तो हमें लगा कि यार किसी को ना ज्योग्राफी समझनी हो तो पूरा इंडिया घूमे पहले ढंग से, और इंडिया को ना इंडिया का मैप लेके पढ़े। अच्छा, ये नदी निकल गई ये नदी निकल गई, वो जो पिक्चर छपेगी बॉस, मजा आ जाता है यार। मैं जो आपको चीजें बताता हूँ कि मिट्टी ऐसी है वहां पे, मैं खुद गया हूँ पर्सनली, है ना। ये जो ब्रह्मपुत्र वाला जो क्षेत्र है जिसको लेकर के चाइना के साथ विवाद चल रहा है, गुवाहाटी वाला जो क्षेत्र है, यहाँ मैं पर्सनली गया हुआ हूँ। मैंने देखा है कि कितना भयंकर पानी लेके चलती है ब्रह्मपुत्र अपने साथ, गंगा जी कितनी चौड़ी होकर बहती हैं। ये पर्सनली जब देखा है तो ये फीलिंग आती है कि यार ये वाकई में एक चिंता है, अगर सिल्ट बहुत ज्यादा भर गया तो क्या होगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज है भाई। चलिए, हाँ जी, सदर्न हिल रीजन के अंदर बात करते हैं। सदर्न हिली रीजन ऑफ बिहार इज मार्क्ड बाई हिल एंड रिजेस। ठीक है। Geographically, it extends from कैमूर डिस्ट्रिक्ट इन दी वेस्ट टू बांका डिस्ट्रिक्ट इन दी ईस्ट। चलिए साहब, कैमूर और बांका ढूंढ लेते हैं, सदर्न हिल समझ में आ जाएंगे बहुत आसानी से। कैमूर और बांका, हाँ जी साथियों, ये रही कैमूर और ये रही बांका। देखो, मुझे इतना तो अब कंफर्म हो गया है कि ये 1% भी बताने की जरूरत नहीं बची क्या कि साहब दिशाओं का बंटवारा कैसे किया गया है। मेरे हर विद्यार्थी को यह समझ में आ चुका है कि इसके नॉर्थन वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्ट पर जो एकदम जिला स्थित है चंपारण, भाई साहब वो वेस्ट चंपारण अपने पास में शिवालिक रखे बैठा है। इसके अलावा जब गंगा बीच में से बह रही है तो भैया ऊपर की तरफ वाला जो हिस्सा है ये नॉर्थ बिहार है, नीचे की तरफ साउथ बिहार है। और हमारी क्लास के विद्यार्थियों को यह भी पढ़ाने की आवश्यकता नहीं बची अब मुझे कि भाई कॉमन सेंस कहता है कि नीचे जो है वो छोटा नागपुर का पठार है। तो जब छोटा नागपुर का पठार नीचे की तरफ है तो इसका मतलब यह हुआ कि छोटी मोटी पहाड़ियां जो दक्षिण वाली हैं वो यहीं से तो निकलेंगी, तो कैमूर नामक जिले से लेके बांका नामक तक। तो एक बात बताओ, ये कोई पढ़ाने की बात है क्या? ये तो कॉमन सेंस से बन गई यार। आप सोच के देखो, क्या हमें कैमूर से लेके बांका तक की बातें जो हैं वो मतलब ऐसी नहीं हो गई क्या? सिंपल तरीके से हो गई यार। क्यों? क्योंकि आपको कॉमन सेंस से ये मालूम होना चाहिए साथियों, झारखंड है, इसके नीचे की तरफ जो झारखंड वाला हिस्सा है ये पूरा छोटा नागपुर क्षेत्र में चला गया है। अब छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू है वो तो प्लेट्यू पहाड़ी वाला ही तो इलाका है, और पहाड़ी वाला इलाका ये खुद बोल रहे हैं कि हमारे नीचे की तरफ है। सिंपल सी बात है यार, इसमें मतलब मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ऐसा पढ़ाने जैसा इसमें था, फिर भी हमने इसको पढ़ दिया है। ठीक है, साउथ हिली रीजन के अंदर हमने इसको बता दिया कहां से लेकर के कहां तक है। चलिए, तो ये हमारा पूरा की पूरा खत्म हुआ साथियों। अब यहां पर चट्टाने जो है वो 4 प्रकार की बिहार में पाई जाती है। ठीक है, हाँ बिल्कुल प्रवीण भाई, हम बिहार आए हैं, इवन हम जब गए थे तो गुवाहाटी बिहार होकर ही ट्रेन क्रॉस होती है भाई, लेकिन थोड़ा अनुभव हमारा खतरनाक रहा है, कभी साझा करेंगे। हाँ जी, बताएं, थोड़ा सुनी लीजिए साथियों। क्या है ना कि बिहार में वंस अपॉन अ टाइम लालू जी की सरकार हुआ करती थी, लालू जी रेल मंत्री हुआ करते थे, और जितनी भी राजधानियां हैं वो सब जो है पटना होकर के निकलती थी। ठीक है, हम गुवाहाटी जा रहे थे साहब। अब राजधानी में आदमी ये सोच करके चल रहा होता है कि यार इसमें कोई भी आदमी आएगा नहीं धमकाने। वहां पे भाई साहब पटना से पहले एक स्टेशन आता है जब चैन पुलिंग होती है, और वो फिक्स है उसमें, अब तो हम नाम भी भूल गए उस जगह का। वहां लोग ऑफिस जाने वाले लोग चढ़ते हैं, इज्जत से कहते हैं खड़े होइए। हमने कहा क्या भाई साहब खड़े होइए? हमने कहा लीजिए साहब खड़े हुए, सड़क के साइड में। थोड़ी देर तक हाँ राजेंद्र नगर है शायद वहां,
दानापुर राजेंद्र, हम भूल रहे हैं भाई साहब, मतलब कुछ 15 आधा घंटा पहले ही आता है, परेशान नहीं कर रहे हैं, वहां तक बैठ के जाएंगे। हमने कहा अच्छा हमारी ये राजधानी है। उन्होंने कहा हाँ सर बैठिए, आप बैठिए। सूतों को जगा दिया भाई साहब, खड़े हो जाइए, सारी सवारियों को खड़ा कर दिया साइड में, सर के बेटी अब तक सूते, हम तो ऑफिस जा रहे हैं भाई। हमने कहा हाँ यार ये सही है, तुम लोग काम पे जा रहे हो तो हमें जगना चाहिए। तो वहां पे राजधानी भी लोकल हो जाती है। ये चीज हमारी बिहार के साथ जुड़ी हुई यादें हैं। मस्त है भाई साहब, सॉफ्ट एग्रेसिव, इज्जत के साथ बोलेंगे, ऐसे नहीं तू धड़क करके बोलेंगे। सर खड़े हो जाइए, अब तक सो रहे हैं, 7 बज गया, हम ये कह रहे हैं हम राजधानी में, सर खड़े होइए ना। ये ट्रेन जो है ऑफिस आवर्स में आप सो रहे हैं, कैसे होता है, चलिए खड़े होइए, चलिए ठीक है हो गए। हाँ जी, जोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार, ठीक है। ये मतलब कुछ यादें होती हैं, हालांकि बहुत ही मेरे बहुत सारे दोस्त बिहार से हैं, बहुत ही मुझे बहुत सारी अच्छी यादें जो है ना, इस बात में भी मजा आता है, सब वो बैठ जाते हैं, फिर आप देखिए बातचीत उनकी, एक एक ट्रेन का टाइम टेबल पूछ लीजिए आप उनसे, मजा आ जाता है सर। हाँ जी, धारवाड़, विंध्या, टर्शरी, क्वाटरनरी, ये 4 प्रकार की जो है चट्टाने हैं यहाँ पर। तो देखिए जो ऊपर की तरफ वाली चट्टाने हैं, अब देखो ये भी जबरदस्त चीजें हैं, मैं आपको बताता हूँ। टर्शरी और क्वाटरनरी रॉक्स, होता क्या है, चट्टाने जितनी नई होती हैं, ठीक है ना, हाँ चट्टाने जितनी नई होती हैं वो टर्शरी होती हैं। अब जैसे आप पूछिएगा तो हमारा जो हिमालय है वो टर्शरी रॉक सिस्टम है ना भाई, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में टर्शरी तो ये रही, इसके बाद वाला जो सिस्टम है ये क्वाटरनरी है, ठीक है। अब देखिए विंध्यन रॉक और धारवाड़ रॉक, अगर आप देखें तो ये विंध्याचल पर्वत वाला क्षेत्र है। आपको मालूम होगा ना, अपन ने विंध्या और सतपुड़ा पढ़ा हुआ है। अगर आप बिहार का बॉर्डर की तरफ चलते चले, एक बार देखिए, अगर आपको मैं एक बार के लिए इस मैप को दिखाऊं, कहां गया, देखिए अगर आप देखें तो ये कैमूर हिल्स हैं, है ना, कैमूर की पहाड़ियां, अगर आपको ध्यान हो तो ये पूरा पूरा जो क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश, नीचे की तरफ कैमूर, ये पूरा क्षेत्र वो है जो आगे जाके विंध्या का सहायता करेगा, ठीक है ना। हाँ, मैं कैमूर जो है, कैमूर हिल्स वाला जो क्षेत्र है, आगे जाके विंध्या की सहायता करेगा, यानी विंध्या वाला हिस्सा है। तो ये जो पहाड़ियां हैं ये विंध्याचल वाली पहाड़ियां हैं। ऊपर की तरफ हिमालय के साथ बनी हुई श्रेणी है, यानी कि टर्शरी। उसके बाद बनी तो क्वाटरनरी, ये पुरानी है, विंध्या हुई, और ये साथ में जो आपके झारखंड वाली जो श्रेणी की पहाड़ियां हुई, ये पुरानी श्रेणी की पहाड़ियां हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो यहां पर आप पहुंचे, चौथी जो पहाड़ी है वो क्वाटरनरी। तो ईयर के हिसाब से टर्शरी सबसे नवीन, वो टर्शरी, टर्शरी के बाद क्वाटरनरी, तो सबसे नवीन तो ये है, फिर ये है, फिर विंध्या और धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। एक बार थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं। धारवाड़, मेरे प्यारे साथियों, दक्षिणी पूर्व में मुंगेर जिले से शुरू होते हुए इन क्षेत्रों में ये पाई जाने वाली पहाड़ियां हैं। ये इग्नियस प्रकार की चट्टानें हैं और ये प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें, यानी बहुत पुरानी श्रेणी की चट्टानें कहलाती हैं। प्री कैम्ब्रियन बोले तो ये एक प्रकार से समझिए अरावली के समकक्ष वाली चट्टानें हो गई। फिर है विंध्या वाली, ये भी प्री कैम्ब्रियन है, यानी कि फिर से बहुत पुरानी वाली चट्टानें हो गई, ठीक है। अच्छा, अब हम अगर बात करें टर्शरी की, तो मेरे प्यारे साथियों, हम जब जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ते हैं, अब देखिए वो टाइम स्केल मुझे आपको नहीं पढ़ाना चाहिए फिलहाल, लेकिन उसमें मायोसीन प्लायोसीन ये मतलब बहुत ही रिसेंट वाला टाइम कहा जाता है, यानी कि धरती के विकास क्रम की अगर हम बात करें तो भूगर्भ के निर्माण में मायोसीन प्लायोसीन ये तुलनात्मक रूप से ज्यादा नया क्षेत्र कहलाता है, और उससे भी ज्यादा नया जो है वो क्वाटरनरी चट्टान वाला क्षेत्र है, ठीक है ना। तो चट्टानों की अगर हम बात कर रहे हैं तो टर्शरी हिमालय जो है वो एकदम नवीन पर्वत कहलाता है, नवीन फोल्ड पर्वत कहलाता है, नवीन वलितदार पर्वत के नाम से आपने सुना हो, है ना। तो हिमालय वाला क्षेत्र शिवालिक के पास में हो गया। मैदानी क्षेत्र में जो छोटी मोटी पहाड़ियां पाई जा रही हैं वो क्वाटरनरी एज की हो गई। प्री कैम्ब्रियन विंध्या और साथ में इधर की तरफ कौन सा हो गया, ये आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें हो गई, ठीक है। तो एक बार के लिए आप इसे अच्छे से देख लीजिए, तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। हाँ जी, क्लियर। तो ये बातें मैंने आपको अच्छे से समझा दी। अब है अर्थक्वेक जोन। अब देखिए कॉमन सेंस अगर आप लगाएंगे तो बहुत अच्छे से इस बात को समझ जाएंगे, क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम आपको एक कंसेप्ट सिखाया है कि अर्थक्वेक आते क्यों हैं। मैं अक्सर एक लाइन बोला करता था आपसे, यदि दो प्लेट्स आपस में टकरा जाएं, यदि दो प्लेट्स आपस में टकरा जाएं तो भाई साहब मतलब क्या कहते हैं उसको, भूकंप आता है। अब हिमालय का जो निर्माण है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने से हुआ है। तो अब कॉमन सेंस लगाओ यार, ये पूरा की पूरा क्षेत्र वो वाला क्षेत्र है जिसमें आप ये मधुबनी वगैरह वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये वो क्षेत्र है जो कि बिल्कुल हिमालय के नजदीक है, यानी कि यहां प्लेटों का तुलनात्मक रूप से नया टक्कर हो रहा होता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, नई टक्कर के कारण यहां पर अर्थक्वेक ज्यादा पाए जा रहे हैं। अर्थक्वेक का कोई एक रीजन तो नहीं होता, लेकिन प्लेट विवर्तनी की थ्योरी से आप ये बात समझ पाएंगे कि इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में जो तुलनात्मक रूप से आप चट्टानों का वो देख रहे हैं, तो यहां पर चट्टानों के आपस में टकराने से, विशेष रूप से जो प्लेट्स हैं टेक्टोनिक्स की वजह से यहां पर भूकंप ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। और इस क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से कम इसलिए पाए जा रहे हैं क्योंकि नीचे की तरफ तुलनात्मक रूप से आप चले जा रहे हैं। क्लाइमेट की बात करें तो ये मतलब विशेष रूप से आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास का क्षेत्र है, तो इसमें कुछ बताने जैसा फिलहाल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब प्रमुख नदियां एक बार के लिए हम यहां पर देखें तो हमें गंगा नदी दिखाई दे ही रही है। ये सोन नदी है, गंगा नदी में सोन नदी का मिलन हो रहा है, बिल्कुल यहां से ऐसा लग रहा है जैसे कि ना बिल्कुल मिला करके यहां एंट्री कराई गई है। गंगा नदी, गंगा में थोड़ा आगे चल के गंडक मिलती है, इसी के पास पटना स्थित है, तो पटना से जस्ट पहले सोन नदी जो है वो इसमें आकर के मिलती है, ठीक है ना। हाँ जी, ट्रिब्यूटरी है ये, है ना, डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं है, ठीक है। हाँ जी,
गंडक मिल गई, गंडक के बाद में यहां पे आके कोसी मिल गई। अगर हमने रिवर्स की बात करनी है तो एक बार रुकिए, मैं आपको विशेष रूप से रिवर्स के ही मैप पर लेके चलता हूं, एक मिनट रुकिए। हाँ जी, सारी छोटी मोटी सारी रिवर्स इसमें यहां पर हो जाएंगी, ठीक है ना। इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहां पर आया आपके सामने सबसे पहले हमने जो पटना से पहले रिवर देखी वो ये थी सोन रिवर। इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों पुनपुन रिवर और फागु रिवर ये संयुक्त रूप से गंगा में गिर रही है, ठीक है। इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों ये मतलब बहुत लोकल नदी रिवर हो जाएंगे जैसे हमने अब तक छोड़ी हुई है, इसलिए आप भी छोड़ते चलिए। इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों ऐसे धाधार रिवर मतलब नहीं है इनका, जो रिकॉग्नाइज्ड है केवल उतना पढ़िए। ये रही गंडक रिवर। गंडक के अलावा मेरे प्यारे साथियों एक गंडक और है जिसका नाम बूढ़ी गंडक है। ये बूढ़ी गंडक जो है ये आगे जा रही है और ये भागमती से मिल रही है, ठीक है। तो गंडक अलग है और बूढ़ी गंडक अलग है, ये दोनों चीजें आप लोग याद करते चले। यहां से आगे की तरफ आप निकलते हैं तो यहां पर मेरे प्यारे साथियों एक प्रमुख नदी आ रही है, दैट इज कोसी नदी, ठीक है। कोसी नदी भी आकर के इसी में मिल जा रही है, ठीक है। तो ये प्रमुख नदियां हैं, बाकी तो मतलब इन चीजों को आप फिलहाल के लिए इतना ही याद करिए कि गंडक मिल रही है यहां पर और यहां पर कोसी मिल रही है ना। सोन और पुनपुन मिल रही है। अगर दिशाओं के हिसाब से चलें तो राइट बैंक से सोन और पुनपुन आप अपनी तरफ से याद रख सकते हैं और इधर से गंगा, बूढ़ी गंगा और कोसी रिवर, बस इतना सा आप याद रखिए। कोसी रिवर को आप में से बहुत सारे लोगों ने बिहार के शोक के रूप में भी पढ़ा हुआ है। क्यों पढ़ा हुआ है? क्योंकि देखिए इसके माध्यम से भी आपको यह बात समझ में आ रही है कि वर्तमान में ये नदी दिख यूं रही है, यूं गोल गोल घूमती हुई आ रही है ना। लेकिन कॉमन सेंस हमारा ये कहता है कि जब ये नेपाल से चल के चली है तो टेक्निकली तो उसको सीधा आके मिलना चाहिए ना, यहीं पे तो आके मिलना है भाई। कॉमन सेंस लगाओ, अगर मैं ये कहूं कि आना तो इसको सीधा यहीं पे ही है ना। प्रभात बिल्कुल सोन के किनारे बैठ के क्लास ले रहे हैं, शाबाश बेटा, सीधा गंगा जी में आके मिलना है। तो ऐसी स्थिति में ये इतना आर्क जैसी संरचना क्यों बना के मिल रही है? तो फिर क्या करें? तो भाई सीधा चल दो। अब ऐसा ही होता है जब तेज पानी आता है तो ये नदी सीधा रास्ता पकड़ लेती है और सीधा रास्ता पकड़ने के कारण मेरे प्यारे साथियों अब एकदम तो सीधा नहीं निकलती है, लेकिन जितना भी मेहनत करती है इस आर्क को खत्म करने का करती है। तो ये पूरा की पूरा जो मधेपुरा जिला है, ये जो अरनिया, अररिया, ये पूर्णिया, ये जितना भी क्षेत्र है, ये इसके बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आ जाता है। और इस कारण से, हाँ जी, इस कारण से मेरे प्यारे साथियों यहां पर बड़ी मात्रा में बाढ़ आती है। इसलिए इसको बिहार का शोक कंसीडर किया जाता है, क्योंकि मतलब बिहार के लिए एक सौरो ऑफ बिहार है, ये दुख की बात है, क्योंकि ये नदी बारिश के समय अपना रास्ता बदल लेती है, ठीक है ना। रास्ता बदलने के कारण मतलब इसका जो रूट है वो सीधा होने लगता है। और इसके पीछे ऐसा नहीं है कि तेज मतलब ये कोई वो थोड़ी है कि नाली का पानी है जो सीधा बह गया। एक और कारण भी है इसके पीछे, और वो क्या है? हिमालय के साथ जब नदी आती है, अगेन अपने साथ में मेरे प्यारे साथियों ये बहुत सारा सिल्ट लेके आती है। सिल्ट बोले तो वही वाला एलुवियल जो सॉइल वाला अवसाद है वो लेके आती है। और वो सिल्ट जब जमने लगता है, जो मैंने आपसे कहा, वो सिल्ट जमने से जल स्तर बढ़ जाता है। जल स्तर बढ़ जाता है लेकिन गहराई नहीं बढ़ती है, पानी का लेवल ऊपर चढ़ जाता है। तो उस स्थिति में वो जलोढ़ जो मृदा है, जिसे आप एलुवियल सॉइल कह रहे हैं, तो पानी का लेवल ऊपर चढ़ता है और मैदानों पर फैल जाता है। मैदानों पर फैल जाता है तो बड़े बड़े मतलब नदी का पता ही नहीं चलता नदी कहां शुरू है कहां खत्म है, क्योंकि बहुत दूर दूर तक नदी जैसी संरचनाएं आपको दिखी रहती हैं, ठीक है ना। तो ऐसी हालत मेरे प्यारे साथियों यहां पर होती है, ठीक है बेटा। तो यहां पर मैंने आपको दिखा दिया, उम्मीद है आप लोगों को ये नदियां भी प्रॉपर तरीके से कंफर्म हो गई होंगी। सोन, पुनपुन, फागु, ये सब ठीक है। रिवर बेसिन जो है यहाँ के प्रमुखों के अंदर लिखे हुए हैं, लेकिन सारे के सारे याद मत करिए। मैंने किसी भी राज्य की सारी रिवर विशेष रूप से नेशनल एग्जाम की तैयारी करने वालों को नहीं पढ़ाए हैं। क्यों नहीं पढ़ाए हैं मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता दिया, क्योंकि उस स्टेट के जो एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं उनको तो मैं कंटेंट शेयर करूंगा ही। ये पूरा कंटेंट उन्हें इस टेलीग्राम चैनल पर मिल भी जाएगा, वो केवल याद करें। बाकी जो मतलब इंडिया लेवल की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें जितनी मैं रिवर बताता जा रहा हूं बस उतना याद करें। क्यों? क्योंकि भाई साहब मुद्दा सिंपल है कि अगर हम लोग इतना डिटेल में जाकर के इन चीजों को याद करने लग गए कि हमने गली मोहल्ले के नाले नोले सब याद कर दिए, तो फिर दिक्कत हो जाएगी बॉस, क्योंकि फिर इतना कचरा दिमाग में हो जाएगा कि ओरिजिनल चीज भी भूल जाओगे, है ना। तो मतलब आप लोग जो याद कर रहे हैं वो एकदम वो चीजें हैं जो आगे आने वाले टाइम में भी परीक्षाओं के अंदर पूछी जा सकती है ना। हाँ भाई, तो ये हमने बिहार के अंदर गंगा नदी, अब गंगा नदी के अंदर भी देखिए साहब लेंथ वेंथ को लेकर के 20-50 किलोमीटर आप ऊपर नीचे कर लिया करिए। बिहार में 445 किलोमीटर बहती है, बस ये याद करिएगा, ठीक है ना। गंगोत्री से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये सब बातें आप लोगों ने याद करी हुई है, ठीक है ना। हाँ जी, ये सवाल बहुत अच्छे से याद कर लेना, विशेष रूप से बिहार वाले, कि बक्सर जिले के अंदर चौसा के पास से ये बिहार में प्रवेश करती है। ये तथ्य जो है वो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ जी, प्रमुख नदियों में ये सब हमने बता दिया। 10 किलोमीटर पहले दानापुर में आकर के ये इससे मिलती है, ठीक है, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। बिहार झारखंड के साहिबगंज जिले के साथ सीमा रेखा बनाते हुए बंगाल में प्रवेश करती है, ठीक है। तो ये साहिबगंज हमने लास्ट टाइम भी, अगर आपको याद हो तो हम जब यूपी पढ़ा रहे थे तब भी पढ़ाया था मैंने कि भाई वैसे तो टेक्निकली उत्तराखंड, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल, इन 4 जिलों से होकर बहती है कौन? गंगा। लेकिन झारखंड का एक जिला है साहिबगंज, उससे बॉर्डर टच करती हुई निकलती है। तो इस चक्कर में आपको झारखंड भी याद करना होता है, ठीक है। हाँ जी, चौसा से प्रवेश करती है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कर्मनाशा, बंडक, ये सब इसकी प्रमुख नदियां हैं।
दूसरी नदी में है घाघरा नदी। घाघरा नदी कहां से आ रही है? तो मेरे प्यारे साथियों ये नेपाल से आ रही है ना, और छपरा के पास जाके गंगा नदी में ये मिलती है। बिहार में 83 किलोमीटर ही बह रही है, बस ये याद कर लीजिएगा। बिहार और उत्तर प्रदेश में, अच्छा घाघरा सरयू है ना, ये बिहार उत्तर प्रदेश के अंदर बॉर्डर बना रही है। अयोध्या तक यह नदी सरयू के नाम से जानी जाती है, फिर इसका नाम घाघरा हो जाता है, ठीक है। और बाकी जाके फाइनली जाकर के ये कहां पर मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। तो अन्य सहायक नदियां इसके बारे में याद मत करिए, लेकिन इसका जो है ना बहुत ज्यादा महत्व है, मतलब माइथोलॉजिकली भी बहुत ज्यादा महत्व है। मतलब मैं निकला हूं इस नदी के पास से और मैंने देखा है, अगर मैं सही हूं माइथोलॉजिकली तो शायद भगवान राम ने भी इसी नदी के अंदर मतलब जल समाधि ली थी। अगर मैं सही हूं तो मुझे करेक्ट करिएगा, गलत हूं तो करेक्ट करिएगा, सही हूं तो मुझे एग्री करिएगा। हाँ भाई, एक अयोध्या से दुर्गेश शुक्ला, तुम बेटा बहुत बार लिखते हो अयोध्या से, बताओ यही है ना? हाँ यही कहानी है, जी हाँ। अच्छा, और दूसरी बात जो है कि मतलब सरयू के बारे में ही, जब हम यहाँ से निकलते हैं तो सरयू के किनारे में, मतलब एक बार हैरान हो गया था जब मैं यहाँ से निकल रहा था, असल में मैं फैजाबाद वगैरह ये सब जगह गया था, तो मतलब यहाँ ओवरब्रिज है और इसके नीचे बड़ी मात्रा में शवदाह केंद्र है। मतलब बहुत ज्यादा लोग मतलब यहाँ पर शवदाह करने आते हैं, क्योंकि अब एक परंपरा बन चुकी है यहाँ पे, सही है। हाँ, तो मतलब मैंने ऐसा दृश्य देखा था वहां पे, जो मेरे लिए मतलब थोड़ा सा, क्योंकि हमारे यहाँ नदियों में इतना पानी होता नहीं है कि हमें ये दृश्य दिखाई दे। हाँ ठीक है, चलिए, तो मैं एक छोटा सा अनुभव हो गया जो मैंने आपसे साझा कर दिया। कुछ भी टेक्निकली अगर मेमोरी बेस्ड चीजें हैं, इसमें गलतियां हो तो माफ करके चलना, क्योंकि मैं किसी को इंटेंशनली कुछ नहीं कह रहा हूं। मेरा केवल इतना है कि मैंने जो देखा वो करेक्ट है या नहीं, ये बस इतना बता दें। हाँ जी, गंडक। गंडक नदी जो है मेरे प्यारे साथियों, ये अन्नपूर्णा श्रेणी से निकल के आ रही है, वहीं अगेन नेपाल से, नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से निकल करके आ रही है, तिब्बत की सीमा के मध्य से इसकी उत्पत्ति हो रही है, यानी कि और पीछे से निकल करके आ रही है ना। नेपाल में इसने अन्नपूर्णा श्रेणी को काटा है, फिर निकल करके आई है, यानी कि ये एंटीसीडेंट रिवर है, यानी कि पुरानी रिवर्स में से काउंट की जाती है, ठीक है। पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में बैराज का निर्माण इसके ऊपर किया गया है। तो गंडक नदी के बारे में बता दिया। यह नदी सारण मुजफ्फरपुर की सीमा के बीच में होते हुए ये सारी बातें हो गई, फाइनली ये भी गंगा में मिल गई, ठीक है। हाँ जी, सोनपुर का पशु मेला जो प्रसिद्ध है वो इसी नदी के किनारे लगता है। इसे गंडक नारायणी या गंडकी नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद में सचिन, हमारे साथ भी वही किया जाता है, लेकिन नदी किनारे नहीं, हमारे अश्वदाह केंद्र होते हैं वहां किया जाता है। हाँ जी, गंडक, इसके अंदर क्या है? इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी, जहां नदियां हैं वहां नदी के किनारे होता ही है, मान्यताएं हैं। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ ऑफ धौलागिरी इन ताइबेट नियर नेपाल एंड एंटर इनटू इंडियन टेरिटरी नियर त्रिवेणी टाउन इन नेपाल। यानी कि गंडक जो है, गंडक ही पढ़ रहे हैं, और इसके बारे में हम बूढ़ी गंडक पे चलते हैं, माफी चाहेंगे। हाँ जी, बूढ़ी गंडक क्या है? ये नदी गंडक के समानांतर ही पूर्वी भाग में प्रवाहित हो रही है, यानी यहाँ गंडक है तो यहाँ बूढ़ी गंडक चल रही है। उत्तरी बिहार के मैदान को दो भागों में बांटती है, हिमालय से निकलकर उत्तर बिहार में प्रवाहित होते हुए, ठीक है ना। ये इसके अंदर और कौन सी चीज है यार? बिहार की सबसे तेज जल धारा वाली नदी है, तेज पानी आ रहा है, ठीक है, मतलब दो नदियां अलग अलग है, बस इतना सा याद करिए बूढ़ी गंडक के बारे में। बागमती छोड़ दीजिए, कमला छोड़ दीजिए, कोसी याद कर लीजिए। कोसी का नाम मूल रूप से कौशिकी है। यह नदी 7 धाराओं से मिलकर के बनी हुई है। इन धाराओं का नाम है इंद्रावती, सन कोसी, ताम्र कोसी, लिच्छु कोसी, दूध कोसी, अरुण कोसी, तामुर कोसी। ये बिहार वाले याद करें, बाकी सब लोग इसे छोड़ सकते हैं। त्रिवेणी के पास सभी धाराएं मिलकर कोसी कहलाती हैं। कोसी नदी बाढ़ की विभीषिका के कारण बिहार का शोक, ये मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। और ये सुपौल, सरहारा, मधेपुरा, पूर्णिया जिलों से बहती है। मार्ग परिवर्तन के कारण इसे जाना जाता है। हाँ, पिछले 200 वर्षों में, अच्छा देखो कितनी जबरदस्त चीज लिखी है इधर, देखो 200 वर्षों में 150 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर स्थानांतरित हुई है। आप इससे अंदाजा लगा दीजिए, मतलब ये इतना शिफ्ट कर रही है, 150 किलोमीटर शिफ्ट हो गई है। फिर है महानंदी नदी, ये कहां से आ रही है? महाभारत श्रेणी से निकल के आ रही है, ठीक है। फाइनली सबको गंगा में मिलना है, पूर्णिया और कटिहार से होते हुए महानंदा। और सोन नदी, ये सोनभद्र के नाम से सोन नदी दक्षिण बिहार की सबसे प्रमुख नदी है, मैंने आपको बताया था। नर्मदा और महानदी भी जहां से निकलती है वहीं से ये निकल करके आ रही है, ठीक है। इसके अंदर और कौन सी बात याद रखनी है? यह नदी, ये हम पढ़ा चुके हैं यार ये सब बातें, ठीक है, बस ज्यादा याद मत करिए, इसको छोड़िए, डन, इसको भी नहीं करना है। पुनपुन नदी, ये मौसमी नदी है, जैसे हमारे यहाँ पर बनास नदी मौसमी नदी है, पूरे टाइम पानी नहीं रहता है, तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, कर्मनाशा, कर्म का नाश करने वाली नदी, ये कैमूर से निकल करके चौसा के पास गंगा नदी में मिलती है। इसको अशुभ माना जाता है, ये कई बार पेपर में ना पूछ लिया गया है, हालांकि यूपीएससी लेवल के पेपर में नहीं पूछा जाता है, लेकिन लोकल लेवल के अंदर कि इसे, अब मुझसे इसके पीछे की कहानी मत पूछना, मुझे भी कंफर्म कहानी नहीं, माइथोलॉजी है, ठीक है, लेकिन इसे जो है अशुभ नदी माना जाता है, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद में अगर बात की जाए तो नेशनल पार्क में, यहां पर मेरे प्यारे साथियों एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क, क्लियर। तो ये वाल्मीकि नेशनल पार्क है, और ये तथ्य आप लोग अतिरिक्त रूप से इसके अंदर याद रख सकते हैं, ठीक है। नेशनल पार्क में वाल्मीकि नेशनल पार्क है, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। ऑब्वियस सी बात है, जहां हिमालय है वहीं पर होगा, ठीक है। इसके अंदर दो नदियां हैं, गंडक और मसान, ये भी ठीक है।
साथियों बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर अगर हम बात करें तो नालंदा और बोध गया के अंदर महाबोधि, ये दो तथ्य यहां पर भी याद कर सकते हैं। नालंदा और दूसरा बोध गया, महाबोधि, महाबोधि और नालंदा। मधुबनी पेंटिंग के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। डन। ये लोकल डांस हो गए यहाँ के। मिनरल्स, मिनरल्स के अंदर अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल आपको याद करना चाहिए, एक तो अभ्रक, बॉक्साइट, सोना, मैग्नीज, ठीक है। हाँ जी, मैग्नीज, मुंगेर और गया, वही नीचे की तरफ, साउथ की तरफ। पश्चिमी चंपारण के अंदर गोल्ड पाया जा रहा है, वाल्मीकि नगर, जहां से अभी गंडक नदी के बारे में पढ़ा। अभ्रक जो है वो गया के अंदर पाया जा रहा है, बॉक्साइट मुंगेर के अंदर। डन है। तो बस इतना सा ही आपको याद रखना है। ये डांस वांस केवल वहीं के लोग याद करें जो वहां के लोकल हैं। मधुबनी पेंटिंग के बारे में बता दिया, मिथिला रीजन की प्रमुख पेंटिंग है, ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। दो, नालंदा और बोध गया यहाँ के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। नेशनल पार्क में केवल एक नेशनल पार्क है जिसका नाम वाल्मीकि नेशनल पार्क। भाई साहब बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड हो गया, मतलब ये ऐसा हो गया कि मतलब इतना ज्यादा डिटेल में हो गया है कंटेंट कि इसमें से निकालना महाभारत हो रखा है कि क्या निकालें क्या छोड़ें, और ज्यादा डिटेल में चला गया है। लेकिन ठीक है, मतलब हमने फिर भी इसके बावजूद भी बहुत सारी चीजें याद कर ली है ना। तो एक बार कल जो है मैं क्विकली रिवीजन करा दूंगा, क्योंकि अभी मेरी जस्ट आगे भी एक क्लास है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही काफी है ना। इसकी पीडीएफ मैं जस्ट अभी शेयर कर दे रहा हूँ इसी टेलीग्राम पर, लीजिए, अभी आई सामने ही आ जाएगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये लीजिए, कोई भी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप हमारे टेलीग्राम पर हमसे जानकारी ले सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर के। साथियों बिहार खत्म करने में हालत खराब हो गई है, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें आप लोगों के याद रह गई है, आई एम वेरी मच श्योर, ठीक है, और करेंगे हम लोग। मतलब ये हो गया खत्म। नेक्स्ट कौन सा चाहते हैं आप ये बता दीजिए, ताकि नेक्स्ट मतलब आप लोगों को उसी के हिसाब से मिल जाए। उड़ीसा या झारखंड? पोल करा लेते हैं, काम करते हैं। ए बी सी डी, उड़ीसा, झारखंड, गुजरात, वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। और आखिर में मैं मेरी मर्जी से, मतलब आपकी अपनी विश, मेरी मर्जी। हाँ जी, मैं तो मेरी मर्जी पे टिक करूंगा, आप अपनी तरफ से बता देना, क्योंकि आप जो चाहो सर वो तो मेरी मर्जी, तो मेरी मर्जी हो गई। उड़ीसा, झारखंड, गुजरात और वेस्ट बंगाल क्या चाहते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी विल डिसाइड। अधिकांश लोगों ने मेरे अलावा जिसको टिक किया है वो है मेरे प्यारे साथी झारखंड से। तो ठीक है सर, कल जो है, अरे यार नहीं कल तो कुछ नहीं होगा, कल तो टेस्ट होता है ना यार, वीकली टेस्ट होता है करंट का। कल वीकली टेस्ट है 10 बजे करंट अफेयर्स का, ठीक है ना। हाँ, और इवनिंग में एक मोटिवेशनल सेमिनार रख लेते हैं यार, काफी दिन हो गए बातचीत विचित किए हुए, कुछ बच्चों से बातचीत कर लेते हैं इवनिंग में 5 बजे। कल थोड़ा लाइट रखते हैं मामला, है ना, क्लियर है ना। चलो तो कल थोड़ा मस्त रहिए। कल तो केवल करंट अफेयर का टेस्ट दो बस 10 बजे, और शाम को 5 बजे एक आपसे संवाद, मोटिवेशनल संवाद जो है वो रख लिया जाएगा। कोर्स कैसे सेलेक्ट करना होता है, क्या लेना होता है, क्या तैयारी करें, क्या लक्ष्य बनाएं, वगैरह वगैरह टाइप से, है ना। और सब्सक्रिप्शन अगर लेना हो तो कैसे लें, सब्सक्रिप्शन क्यों लें, क्या हमारा सब्सक्रिप्शन से कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वगैरह वगैरह। शाम 5 बजे वो वाली क्लास कर लेंगे, डन है। चलो तो एक दिन तो आपको भी साइकोलॉजिकल रेस्ट मिलनी चाहिए। झारखंड पढ़ाएंगे, और बाकी जो भी मेरे प्यारे साथी मुझसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट के लिए मेरी क्लास ज्वाइन कर लीजिए। मंडे से नया बैच आ रहा है, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।